My name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। जीके बहुत ही वास्ट एरिया है और इसकी तैयारी करते वक्त आपका एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस सीरीज में हर वीडियो में मैं एक हफ्ते का जीके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस गेन हो जाएंगे, जिससे कि आपका नॉलेज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। और तो और हर वीडियो में जो रिसर्च के लिंक्स हैं वो हम कंपाइल करके आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हाय और वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम जीके डिस्कस करेंगे जून वीक 2 का। ये सारा का सारा जीके जो डिस्कस करूंगा मैं, ये क्लैट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते ही हैं कि क्लैट का पैटर्न चेंज हो गया है, इसलिए न्यू पैटर्न में भी इवन दो नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज होंगे, द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस रिमेन्स द सेम। सो इसलिए जीके की तैयारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली पैसेज बेस्ड जीके। तो यही हम आज डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट आज के सेशन का बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे यूजुअली करते हैं। क्विकली जून वीक 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और हर टॉपिक पे जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस टेस्ट फॉर्म में रिवीजन के लिए आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू, वीडियो में दिए गए लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और साइन अप करने पे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस टेस्ट फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। आप इसको एक्सेस करके रिवाइज कर सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस। और एडिशनली रिसर्च के लिए मैंने लिंक्स भी प्रोवाइड किए हैं, तो वो भी आप एक्सेस कर पाएंगे, राइट? सो क्लेम योर फ्री अकाउंट टुडे। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, काफी सारे टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे। मनरेगा के वेजेस पे जो डिस्प्यूट चल रहा है एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ, बिहार का ब्रिज कोलैप्स, साइंटिफिक आउटपुट, रिसर्च आउटपुट का एक स्टडी जो कंपेयर करता है वेरियस कंट्रीज को। कोसोवो में नया कॉन्फ्लिक्ट, इनफैक्ट पुराना कॉन्फ्लिक्ट ही है, उस पर नया एक अपडेट हुआ है। सबमरीन का डील भारत जो है किसी दूसरी कंट्री के साथ कर रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। मैनुअल स्कैवेंजिंग जो काफी हॉट टॉपिक रहा है कुछ सालों से, उस पे एक रिपोर्ट। यूक्रेन में डैम का बर्स्ट हो जाना, जिसपे दोनों साइड एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, यूक्रेन और रशिया। ईरान ने अपना नया मिसाइल लॉन्च किया है। नाइजीरिया में नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है। ट्रांजिशन टू लो कार्बन सिटी, इस पे एक रिपोर्ट। इंडिया और यूएस का नया डील ऑन एक्सपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशंस। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है यूएस के विजिट पे हैं और उस विजिट का ये एक नतीजा है। कंट्रोलिंग एयरफेयर सर्ज, और इस पे एक एक स्टेटमेंट बाय द को-फाउंडर ऑफ एन एयरलाइन। लिमिटेशंस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट, बेसिकली कितना ट्रांजैक्शन लिमिट होना चाहिए, इस पे एक क्विक अपडेट। ओपन एआई के सीईओ जो है इंडिया आए और मोदी जी से मिले। नया एग्जाम प्रपोज हुआ है 2014-24 से, नीट पीजी को जो है रिप्लेस करेगा ये। द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपना बयान देते हुए ऑन द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी काफी पॉजिटिवली बोला उन्होंने। और पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर पे, पाइप पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर पे इंडिया का मिशन। और फाइनली मणिपुर में जो अभी प्रोटेस्ट वायलेंस चल रहा है कुकीज और मैतीस के बीच में, तो उनके सामने जो पीस पैनल, पीस कमेटी एक सेटअप करी गई थी, उसको कुकीज ने जो है बॉयकॉट कर दिया, राइट? सो दोस आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले टॉपिक के स्टार्ट करते हैं। मनरेगा के वेजेस पे सेंटर ने जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के बीच में एक टसल हो रहा है, और उस पे जो है एक बॉडी है जिसका नाम यहाँ पे दिखाया नहीं गया है पैसेज में, बट दिस इंस्टीट्यूशन बेसिकली आस्क्ड दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करें कि क्यों मनरेगा के जो वेजेस ड्यू है वर्कर्स को, वो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, राइट? तो इस पर क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन वही है कि भाई ये कौन सी इंस्टीट्यूशन थी जिसने ये रिपोर्ट मांगी है।
मनरेगा एक्ट जो है कब पास हुआ था पहली बार? 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे जो बजट के पहले रिलीज होता है, उस सर्वे के मुताबिक कितने करोड़ हाउस होल्ड है जो मनरेगा स्कीम के अंडर जो है डिमांड, उन्होंने वर्क डिमांड किया। मनरेगा स्कीम के अंदर जो है उसके डिटेल्स में भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, जैसे वेजेस ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स को कितने दिन के अंदर पे करना पड़ेगा, अन्यथा सेंटर जो है उसको कॉम्पनसेट करेगी। फरवरी 2022 में कौन सी कमेटी थी जिसने रेकमेंड किया था, जिसने क्वेश्चन किया था कि भाई सेंटर ने मनरेगा के लिए बजटरी एलोकेशन इतना कम क्यों रखा है, ये कौन सी कमेटी थी? और फाइनली इस पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके एनालिसिस के मुताबिक 2016-17 से कितना परसेंटेज, इनफैक्ट उससे भी कम है, कितने परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड जो है 100 दिन मनरेगा के अंदर वेज एम्प्लॉयमेंट पूरा कर पाए, राइट? सो ये क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। ये जो टसल था इसके बीच में कैलकाटा की हाई कोर्ट ने बोला है, ऑर्डर दिया है कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट जो है अपने रिपोर्ट सबमिट करेंगे नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस पे। मनरेगा एक्ट जो है, इनफैक्ट तब मनरेगा एक्ट होता था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वो जो है 2005 में पास हुआ था, और इस एक्ट के अंदर मिनिमम 100 डेज ऑफ वर्क जो है अनस्किल्ड लेबर्स को प्रोवाइड किया जाएगा एज लॉन्ग एज दे एनरोल फॉर द स्कीम। और इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के मुताबिक तकरीबन 6.59 करोड़ हाउस होल्ड है जिन्होंने वर्क डिमांड किया था मनरेगा स्कीम के अंदर। फरवरी 2022 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन रूरल डेवलपमेंट, इस कमिटी ने डिमांड किया कि भाई मनरेगा का एलोकेशन बजट में इतना कम क्यों है। और फाइनली पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक 10% से भी कम हाउस होल्ड हैं जो 100 दिन एम्प्लॉयमेंट पूरा कर पाए मनरेगा स्कीम के अंडर, राइट? सो दोज आर द आंसर्स। वेल, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बिहार में एक ब्रिज कोलैप्स हुआ है, ये न्यूज आपने जरूर पढ़ी होगी, और इसका आउटकम ये निकला है कि बिहार के रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने जो है शोकॉज नोटिस दिया उस कंपनी को, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड है, आस्किंग कि भाई गवर्नमेंट उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट क्यों ना करे, और 15 दिन का उनको मोहलत दिया है। इस ब्रिज को जो है कौन से रिवर पे बनाया गया, और इस रिवर को ये ऊपर बनाने की वजह से नॉर्थ और साउथ बिहार को कनेक्ट करता है, राइट? ब्रिज का कॉस्ट जो है 1716 करोड़ है। ये ब्रिज दूसरी बार बनाया जा चुका है, और दूसरी बार अगेन इट हैज फेल्ड, इट हैज कोलैप्स्ड, राइट? इसके क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि इस ब्रिज को कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया, कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसको इस कोलैप्स के बारे में, इस कैलामिटी के बारे में स्टडी करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए रखा गया है, और उसी के रिकमेंडेशंस को फॉलो करके एक्शन लिया जाएगा, राइट? बिहार के बारे में ऑब्वियसली क्वेश्चन है, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है, बिहार के हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स, बिहार जो है बीमारू स्टेट्स का एक पार्ट है, इस बीमारू क्लासिफिकेशन में, एक्रोनिम में कितने स्टेट्स गिने जाते हैं। और फाइनली बीमारू का जो क्लासिफिकेशन है ये मिड 80s में किया गया था, ये कौन से डेमोग्राफर थे जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन का नाम दिया था, राइट? तो आंसर देखेंगे। ये जो ये जो ब्रिज है ये गंगा के ऊपर बनाया गया है, गंगा के अक्रॉस बनाया गया राधा, और इस ब्रिज कोलैप्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आईआईटी रुड़की को सौंपा गया है ये इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। बिहार के करंट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, और बीमारू में जो है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, ये 4 स्टेट्स गिने जाते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म? वेल, आशीष बोस एक बहुत ही प्रबल डेमोग्राफर थे, जिन्होंने 1985 में, आई थिंक 1980s में, मिड 1980s में, मतलब 1985 में इन्होंने बीमारू का ये क्लासिफिकेशन दिया था, जब उन्होंने एक रिपोर्ट उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी के सामने ये प्रपोजल रखा गया। सॉरी, उस टाइम पे शायद वो हाँ, उस टाइम पे वही प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, उनके सामने उन्होंने प्रस्ताव, अपना प्रपोजल रखा था, और उस प्रपोजल में आशीष बोस ने जो है इन स्टेट्स को बीमारू के क्लासिफिकेशन में रखा था, राइट? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, साइंटिफिक रिसर्च पे एक कंपैरिजन। बेसिकली यूएस जो है बहुत सालों से साइंटिफिक रिसर्च में ग्लोब को, वर्ल्ड को जो है लीड कर रही थी, बट ये जो है अब लीड नहीं रहा। दिस इज अबाउट बोथ द क्वांटिटी ऑफ पेपर्स, कि कितने आपने पेपर्स, रिसर्च पेपर्स आपने
पब्लिश करवाए हैं पॉपुलर जर्नल्स में, बट नंबर ऑफ पेपर्स के अलावा ये ऑल्सो उसकी क्वालिटी पे है, राइट, कि ये रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुए कितनी बार साइट हुए, और ये जितनी बार साइट होता है कोई रिसर्च पेपर, वही उसके क्वालिटी का, उसके रिसर्च आउटपुट का एक क्रेडिबिलिटी माना जाता है, राइट। तो इन दोनों मेजर्स में यूएस जो है अब पहली बार पीछे आया है, नंबर 1 की पोजीशन से पीछे आया है, राइट। तो पहला क्वेश्चन वही है, कौन सी कंट्री है जिसने यूएस के आगे पहुंच गई है, जो in terms of research, publishing more papers, and also in terms of publishing papers that were cited most number of times. ये जो पूरा का पूरा रिसर्च जो प्रेजेंट किया है, एक नंबर 1 जर्नल डेटाबेस है, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस ऑफ पीयर जर्नल रिव्यूज, पीयर रिव्यूड जर्नल्स। इसका डेटा यूज किया था इस एनालिसिस के लिए। ये कौन सा डेटाबेस है? इस डेटाबेस से उठाए गए डेटा के मुताबिक इंडिया का रैंक क्या है अमंगस्ट ऑल द पेपर्स पब्लिश्ड, नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश्ड, और कौन सी प्रोग्राम है जो चाइनीज गवर्नमेंट ने 2010 में लॉन्च करी थी, जिसके मुताबिक उन्होंने इंसेंटिवाइज किया था बोथ चाइनीज एंड नॉन चाइनीज रिसर्चर्स को, रिसर्च स्कॉलर्स को, कि वो चाइना मूव कर जाए, एंड ऑब्वियसली द इंसेंटिव गिवन वाज इन टर्म्स ऑफ वन टाइम बोनसेस। रिसर्च के लिए बहुत सारा फंड एलोकेशन किया गया था, ग्रांट्स और प्रायोरिटी पे दिए गए थे, काफी सारे प्रिविलेजेस और वीजास पे भी काफी, वीजा और हाउसिंग पे भी काफी इंसेंटिव्स दिए गए थे, राइट। तो ये कौन सा प्रोग्राम था चाइना का 2010 में लॉन्च किया गया? और फाइनली इसी प्रोग्राम की खबर को जो है जांचते हुए यूएस में एक हार्वर्ड के प्रोफेसर को कन्विक्ट करके सेंटेंस दिया गया, जेल में डाला गया, citing that he had not disclosed, कि उन्हें ये बात जानकारी में नहीं लाए थे कि उन्हें इस प्रोग्राम के अंडर इंसेंटिव पैसा मिला था, राइट। तो उस हार्वर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर का नाम बताइए। आंसर्स देखेंगे। चाइना वो कंट्री है जो नंबर 1 पोजीशन पे इस साल पहुंच गई है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड। ये सारा का सारा एनालिसिस जो है स्कोपस एक एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन पीयर साइटेशन डेटाबेस है, जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स का डेटाबेस है, और इसी डेटा के मुताबिक जो है ये रैंकिंग्स जाने गए थे। नंबर 1 रैंक पे अब चाइना है, नंबर 2 पे यूएस है, और सरप्राइजिंगली नंबर 3 पे इंडिया है, राइट। ये काफी गर्व होने की बात है। चाइना का जो 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम था, उसी के मुताबिक उन्होंने बाहर के रिसर्च स्कॉलर्स को, चाइनीज और एंड अदर नेशनैलिटीज के रिसर्च स्कॉलर्स को इंसेंटिवाइज किया था कि वो चाइना में आ जाए और अपना रिसर्च लैब सेट करें, और इसी 1000 टैलेंट स्कीम के अंडर पैसा मिलने के कारण और ना डिस्क्लोज करने के कारण चार्ल्स लीबर है, जो वो हार्वर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर थे, जिनको जेल में डाला गया। यूएस गवर्नमेंट ने उनको, उन पे केस जारी किया और उनको कन्विक्ट कर दिया, उनको जेल में सेंटेंस दे दिया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कोसोवो का कॉन्फ्लिक्ट। वेल, कोसोवो और उसकी नेबरिंग कंट्री के बीच में तकरीबन 10 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और पहले भी ये बात हो चुकी है और अभी भी वही बात वापस रिपीट हो रही है कि नेटो ने जो है अपने ट्रूप सेंड किए इन ऑर्डर टू पीस कीपिंग ट्रूप सेंड किए इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो इस पे क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी बाल्कन कंट्रीज है जो इस कॉन्फ्लिक्ट में कोसोवो के साथ इन्वॉल्व है। ये दोनों ही कंट्रीज जो है, कोसोवो और जो कॉन्फ्लिक्ट वाली कंट्री है, दोनों ही कंट्रीज जो है फॉर्मर स्टेट्स थे जो टूट गए थे। किस फॉर्मर कंट्री के स्टेट्स थे ये, फॉर्मर कंट्री के हिस्से थे ये। कोसोवो ने जो है अपना इंडिपेंडेंस किस साल में डिक्लेयर किया था। इनफैक्ट 100 के करीब कंट्रीज अभी उसको, उसके इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज भी करती है। कोसोवो का कैपिटल सिटी कौन सा है, और फाइनली 2013 में कोसोवो और उस कंट्री के बीच में, which obviously is now known as Serbia, एक अग्रीमेंट, मतलब आई वोंट से कि उन्होंने साइन किया, बट इट वाज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स और काफी क्लोज पहुंच गया था वो अग्रीमेंट टू मेंटेन पीस बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, बट इवेंचुअली नथिंग केम आउट ऑफ इट एज क्लियरली इज द केस। तो उस अग्रीमेंट का नाम बताइए, राइट। तो आंसर्स देखेंगे। सर्बिया के साथ जो है कोसोवो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये दोनों ही कंट्रीज यूगोस्लाविया के हिस्से थे पहले। 2008 में फाइनली कोसोवो ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया यूनिलैटरल तरीके से,
जिसको ऑब्वियसली सर्बिया कंप्लीटली नकारता है। इनफैक्ट सर्बिया में कुछ नॉर्दर्न सर्बिया में जो कुछ सिटीज हैं वहां पे मतलब पूरा का पूरा सर्बिया वैसे तो अल्बेनियन से रिडन है, सॉरी नॉर्दर्न कोसोवो जो है अल्बेनियंस से रिडन है, बट इसका एक पोर्शन जो है सर्बियंस सर्बियंस का एटलीस्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वहीं पे सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट अभी हो रहा है। कोसोवो का कैपिटल सिटी है प्रिस्टीना और 2013 में ब्रसल्स अग्रीमेंट था जो इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक नॉर्मलाइज करने का एफर्ट था बाय द यूरोपियन यूनियन। ऑब्वियसली जानते हैं हम कि ये एग्रीमेंट जो है पूरी तरह नहीं पास हो पाया, पूरी तरह एग्रीमेंट पे नहीं जा पाए दोनों कंट्रीज। राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इंडिया और जर्मनी डिस्कस्ड द डील फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स। इंडियन नेवी को ऑब्वियसली इन सबमरीन्स की जरूरत थी और जर्मनी के जो है डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस जो है इंडिया विजिट पे आए थे और उन्होंने राजनाथ सिंह, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, उनके साथ मीटिंग करके एक स्ट्रॉन्ग पिच किया कि उनकी कंपनी थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स दैट इज TKMS को ये प्रोजेक्ट, ये डील जो है दिया जाए। राइट, ऑब्वियसली बिडिंग प्रोसेस है इसमें, बट TKMS जो है मस्गांव पोर्ट जो मुंबई में है, उनके साथ जो है उन्होंने एक MOU भी साइन किया इसी पर्पस के लिए और ये दोनों मिल करके एक जॉइंट बिड जो है डालेंगे इस सबमरीन डील के लिए। तो ये जो डील है ये इंडियन नेवी जो है कौन से प्रोजेक्ट के अंदर ये डील ये डील कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आता है जिसके अंदर जो है इंडियन नेवी सबमरीन्स प्रोक्योर कर रही है। राइट, और नंबर 2, कितने एडवांस सबमरीन्स प्रोक्योर करना चाहती है अंडर दिस अबव प्रोजेक्ट। इंडियन नेवी कितने सबमरीन्स को प्रोक्योर करना चाहती है। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के 2 फेजेस हैं। पहले फेज में 6 डीजल पावर्ड अटैक सबमरीन्स को ऑलरेडी जो बिड है, जो सप्लायर है, जो फाइनलाइज हो चुका है, मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL में जो है ये सबमरीन्स असेंबल हो रहे हैं और इन सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन जो है कौन सी नेवल ग्रुप के साथ, कौन सी कंट्री के नेवल ग्रुप के साथ हो रहा है। राइट, उसी टाइप का डील जो है अभी जर्मनी चाह रहा है और सबमरीन्स के लिए, अटैक सबमरीन्स के लिए, कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए। जो पहला फेज था उस फेज में 6 में से 5 सबमरीन्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं इंडियन नेवी को, बट ये कौन से डिजाइन के सबमरीन्स है, स्पेसिफिकली ये किस टाइप के सबमरीन्स हैं, इनका नाम क्या है, किस टाइप के, किस डिजाइन के सबमरीन्स है ये। और फाइनली इन टोटल अगर हम देखें तो इंडियन नेवी ने क्या विजन रखा था कि भाई हमें कितने सबमरीन्स अक्वायर करने, कितने सबमरीन्स हमें कंस्ट्रक्ट करने, इंडिजिनसली डेवलप करने अंडर द अबव प्रोजेक्ट। आंसर्स देखेंगे, ये जो प्रपोज्ड एक्विजिशन है 6 सबमरीन्स के लिए, ये जो है प्रोजेक्ट 75I के अंडर आते हैं। ये फेज 2 है, प्रोजेक्ट 75 वाज द फेज 1। प्रोजेक्ट 75I में भी 6 सबमरीन्स है, प्रोजेक्ट 75 में भी 6 सबमरीन्स ही एक्वायर हुए थे और पहले फेज में जो सबमरीन्स एक्वायर हुए थे वो फ्रांस के नेवल ग्रुप के कोलैबोरेशन के साथ एक्वायर हुए थे और ये सारे के सारे सबमरीन्स जो है स्कॉर्पियन टाइप सबमरीन्स है, स्कॉर्पियन डिजाइन के सबमरीन्स है, व्हिच आर ऑल डीजल पावर्ड सबमरीन्स। काफी एडवांस्ड उनकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो रही है फ्रांस से, दैट इज व्हाई दिस बिड वाज हैंडेड ओवर टू दिस ग्रुप। और फाइनली इन दोनों प्रोजेक्ट्स को मिला के, दोनों फेजेस को मिला के रादर, इंडियन नेवी जो है टोटल 18 सबमरीन एक्वायर करने के विजन के साथ चली थी, बट ऑब्वियसली अभी 6 प्लस और 6 ही बिड पे जाने वाले हैं, तो टोटल 12 ही एक्वायर हो पाएंगे। हमारे पास ओरिजिनल 5 जो अभी डिलीवर हो चुके हैं उसको मिला करके 17 सबमरीन्स हैं, तो और 6 सबमरीन्स अगर हम एक्वायर कर लेते तो द टोटल नंबर विल गो टू 24, जबकि ओरिजिनल विजन 30 सबमरीन्स का था इंडियन नेवी का। राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग पे रिपोर्ट। बहुत सालों से सरकार कह रही है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है एलिमिनेट हो गया है और इसके बावजूद
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने नया स्टांस लिया है, नया रिपोर्ट के बेसिस पर उन्होंने बोला है कि 766 डिस्ट्रिक्ट्स में से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग डिक्लेयर्ड हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे, डेटा के मुताबिक कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एक्स मार्क किया गया है पैसेज में, जो डिक्लेयर है फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। कौन से स्कीम के अंडर जो है ये ऑब्जेक्टिव दिया था कि रिमेनिंग मैनुअल स्कैवेंजर्स को जो है रिहेबिलिटेट किया जाए, उनके डिपेंडेंट्स को ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन पे डाला जाए, ताकि ये पूरा साइकिल जो है स्कैवेंजिंग का उससे बाहर निकल पाएंगे फैमिलीज, राइट। ये कौन सी स्कीम के अंडर आया था, ये स्कीम कब लॉन्च हुआ था? इस स्कीम के मुताबिक आइडेंटिफाइड सिवर वर्कर्स को वन टाइम कैश पे आउट किया गया था, वो कितने रुपए का था। और फाइनली ये जो अबव स्कीम है ये किसी दूसरे स्कीम के साथ मर्ज किया जा चुका है, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इस दूसरे स्कीम का नाम बताइए जो 2022-23 में इनफैक्ट आई थिंक काफी एलोकेशन भी हुआ है इस स्कीम के, राइट। तो आंसर्स देखेंगे, टोटल 766 डिस्ट्रिक्ट्स में से 508 डिस्ट्रिक्ट्स जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री डिक्लेयर करे जा चुके हैं। ये मैनुअल स्कैवेंजर्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए एंड फाइनली उनके फैमिलीज को ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशंस में डालने के लिए SRMS स्कीम, विच इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, राइट। तो ये स्कीम 2007 का ये स्कीम है जो सरकार ने लॉन्च किया था। और इस स्कीम के तहत जो रिमेनिंग आइडेंटिफाइड मैनुअल स्कैवेंजर्स हर वर्कर को जो है वन टाइम पे आउट दिया गया था 40,000 रुपए का इन कैश। फाइनली लास्ट ईयर इस स्कीम को जो है मर्ज किया गया है इनटू अनदर स्कीम कॉल्ड नमस्ते, दैट इज द नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, राइट। तो बेसिकली सरकार का अब कहना है कि भाई मैनुअल स्कैवेंजिंग हमने एलिमिनेट कर दिया है, अब जो है मैकेनाइज्ड तरीके से हम सुअर क्लीनेज और क्लीनिंग के लिए हम इंस्टॉलेशंस करेंगे, हम रोल आउट करेंगे ये प्लान। नमस्ते ये स्कीम का नाम है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यूक्रेन में जो है एक डैम जिसपे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी लगा हुआ था, वो डैम जो है टूट के बिखर गया और ऑब्वियसली पानी जो है रिलीज होते ही काफी सारे नियर बाई एरियाज में उसने डेंजरसली फ्लड भी किया और सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया गया। ये डैम जो है यूक्रेन के शहर में था और दोनों साइड्स ऑब्वियसली एक दूसरे को ब्लेम कर रही है। यूक्रेन का कहना है कि रशिया ने ये स्ट्रेटेजिकली इस डैम को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जबकि रशिया कहता है कि नहीं, या तो ये डैम खुद ही टूट गया, उसमें काफी सारे वीकनेस थे, या यूक्रेन ने ही जो है इसको डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये डैम खुद ही तोड़ दिया। तो इस पे क्वेश्चन देखेंगे, इस डैम का नाम बताइए, ये डैम जो है कौन से नदी पे, कौन से रिवर पे बनाया गया था, उस नदी का नाम बताइए। रशिया ने जो है रशिया ने जो है इलीगली एक पेनिनसुला अनेक्स कर लिया था, 2014 की बात है, मच बिफोर द यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज्ड। तो इस पेनिनसुला का नाम बताइए। इनफैक्ट ये पानी, ये रिवर जो है उसी पेनिनसुला में फ्लो होता है। कितने कंट्रीज हैं जो यूक्रेन के साथ एक बॉर्डर शेयर करते हैं? एंड फाइनली यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम, राइट। तो आंसर्स देखेंगे, कखोवका इज द नेम ऑफ द रिवर जो इस पे डैम बना, सॉरी कखोवका इज द नेम ऑफ द डैम जो डिस्ट्रॉय हो गया था। ये डैम जो है डनीप्रो रिवर के ऊपर बिल्ट था। क्रीमियन पेनिनसुला है, क्रीमिया का जो रीजन है वही रशिया ने जो है अनेक्स कर लिया था इलीगली। कहते हैं कि वेल दिस इज नॉट अ लीगल ऑक्यूपेशन, बट एनीवे इट वाज डन बाय रशिया इन 2014। यूक्रेन के साथ 7 कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, बेलारूस, रशिया, मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड एंड बुल्गारिया। तो ये 7 कंट्रीज हैं जो यूक्रेन के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं ऑल अक्रॉस। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो हैं वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, काफी आई थिंक आजकल न्यूज बाइट हंगरी है, वो काफी नजर आते हैं टेलीविजन पे अपने स्टेटमेंट देते हुए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ईरान ने अपना नया मिसाइल डिक्लेयर किया कि उन्होंने नया मिसाइल क्रिएट कर लिया विच कैन ट्रैवल 15 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, और उसका रेंज भी जो है उनके हिसाब से 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इट इज अ
it can reach far away destinations, and obviously this comes in the midst of you know टेंशन जो यूएस के सैंक्शंस हैं ईरान पे और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, उसके बीच में ऐसा एक अनाउंसमेंट काफी सनसनीखेज खबर। तो इस मिसाइल का नाम बताइए, राइट? एंड इसमें जो एक्स है विच डिस्क्राइब्स एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन ट्रैवल एट मोर देन 5 times द स्पीड ऑफ साउंड, उस टाइटल का नाम बताइए। कौन सी अरब कंट्री के साथ ईरान ने जो है एक डील साइन किया इन ऑर्डर टू रिस्टोर डिप्लोमेटिक टाइज? इनफैक्ट दोनों कंट्रीज ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन भी एस्टैब्लिश किए। ईरान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? और फाइनली ईरान के मुताबिक इस मिसाइल की मैन्यूवरेबिलिटी और स्पीड जो है अलाउ करती है उसको कि वो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को भी वो हरा पाए, राइट? तो इस किस एंटी इस मतलब उस एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम बताइए जो यूएस के हाथ में है, काफी एडवांस माना जाता है इन द वर्ल्ड। तो आंसर्स देखेंगे इसके। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर साउंड के स्पीड के से ज्यादा जाता है तो उसको सुपरसोनिक बोलते हैं, बट अगर वो 5 गुना साउंड के स्पीड से भी ज्यादा ट्रैवल करता है तो उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। ईरान का जो नया मिसाइल है उसका नाम फतह दिया गया है। और ईरान ने जो है सऊदी अरेबिया के नया डील के साथ नया डील साइन किया पिछले इस साल ही, जिसके अंडर जो है वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, डिप्लोमेटिक टाइज को जो है रिस्टोर करेंगे। इब्राहिम रईसी इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, और ईरान के मुताबिक उनका जो नया मिसाइल है मैन्यूवरेबिलिटी और स्पीड में वो पेट्रियट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को भी बीट कर देगा, राइट? इट बेसिकली इन द नोजल इट हैज, उसमें जो है ऐसे मैन्यूवरेबिलिटी के लिए होल्स हैं और मतलब उनको एक्टिवेट करके जो है उसकी ट्रेजेक्टरी चेंज हो सकती है, राइट? और कोई भी मिसाइल सिस्टम तब इफेक्टिव नहीं हो पाएगा अगर मिसाइल की ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्टेबल नहीं, राइट? सो दैट्स समथिंग दैट ईरान इज क्लेमिंग। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नाइजीरिया ने जो है अपना नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया मई 29 को। ये जो है नाइजीरिया के लिए जो है 16वें प्रेसिडेंट थे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए हैं। अफ्रीकन नेशंस में ये काफी बड़ी बात है। अक्लेयर के नाम पे भी मेंशन किया गया है इस पैसेज में उनको, क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, काफी सारे कंट्रीज जो है सिविल वॉर और कॉन्फ्लिक्ट में जुटे हुए हैं। तो हम क्वेश्चन देखेंगे कि नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट का नाम बताइए, नाइजीरिया के कैपिटल का नाम बताइए, और उस इस्लामिक सेक्ट का नाम बताइए जो नाइजीरिया में काफी एक्टिव है, काफी वर्ल्ड वाइड काफी नाम बना चुका है वो, और जिसका एम ये है कि वो नाइजीरिया में जो है इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करवाए। जो करंट प्रेसिडेंट है उनके कैंपेन का जो स्लोगन था वो था इट्स माय टर्न, राइट? तो व्हाट इज द फ्रेजिंग ऑफ इट्स माय टर्न इन लोकल योरुबा लैंग्वेज? और फाइनली नाइजीरिया का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और एक्सपोर्ट्स है वो कौन सा कमोडिटी? आंसर्स देखेंगे। बोला अहमद तिनुबू इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। इनको जो है इनका जो कॉरोनेशन था, इनको जो स्वेरिंग इन था वो उनके कैपिटल सिटी, नाइजीरिया की कैपिटल सिटी अबूजा में हुआ था। बोको हराम इज द नेम ऑफ द इस्लामिक सेक्ट जो नाइजीरिया में इस्लामिक शरिया लॉ जो है इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है। एमिलो कान इज द स्लोगन ऑफ प्रेसिडेंट तिनुबू, इनकमिंग प्रेसिडेंट तिनुबू, जिसको जिसका ट्रांसलेशन होता है इट्स माय टर्न। और नाइजीरिया का जो मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है जो रेवेन्यूज भी काफी जनरेट करता है उस कंट्री के लिए वो है ऑयल, नो सरप्राइज, राइट? तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वेल, काफी दिनों से इनफैक्ट कंट्रीज जो है जुटे हुए हैं टू ट्रांजिशन टू लो कार्बन सिटी की, मतलब ऑब्वियसली दिस विल बी अ चैलेंज फॉर ऑलरेडी एस्टैब्लिश सिटीज जो काफी पॉपुलेशन और डेवलप्ड है वर्सेस नए सिटीज जो अभी बन रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। उन सिटीज में ऑब्वियसली द ट्रांजिशन इज मच इजियर, राइट? तो ये थोड़ा डिफरेंशिएटेड अप्रोच लेना पड़ेगा, यही बताता है ये पैसेज, और एक अप्रोच सजेस्ट करता है जिसका नाम जो है यहाँ पे हाइड किया गया है।
तो इस अप्रोच का नाम बताइए, पहला क्वेश्चन तो यही है। और यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो सारे के सारे सिग्नेटरीज जो है एग्री करते हैं टू अचीव दीज, तो अमंग्स द यू नो सस्टेनेबल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें से जो 13वां सस्टेनेबल गोल है उसके मुताबिक ग्लोबल कार्बन एमिशंस दे नीड टू फॉल बाय व्हाट परसेंटेज बाय 2030, राइट? 2010 के लेवल्स में कितना परसेंटेज ड्रॉप दिखना चाहिए बाय 2030, और फाइनली कौन से साल तक इसको जीरो एमिशंस तक ले जाने का प्लेज किया है कंट्रीज। फिर फाइनली एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी थी ऑन क्लाइमेट चेंज, which was ratified and adopted by almost 196 parties, UN climate change climate conference of parties, COP21 में ये अडॉप्ट किया गया था। इस डॉक्यूमेंट, इस एग्रीमेंट का नाम बताइए। और फाइनली यूएन क्लाइमेट चेंज का एक फ्रेमवर्क है जो यूएन ने जो है अडॉप्ट किया है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट्स अंडर द सेम अग्रीमेंट मेंशन्ड अबव। तो इस इनिशिएटिव का, इस फ्रेमवर्क का नाम बताइए। तो आंसर्स देखेंगे। द अप्रोच मेंशन्ड इन द पैसेज कि भाई मिटिगेशन और अडेप्टेशन चेंज ऑप्शन होने चाहिए, कुछ चीजों को कम करना है, कुछ चीजों को अडेप्ट करना है। ये स्टेप्स जो है बोथ सप्लाई और डिमांड साइड दोनों जगह जो है इफेक्ट होना चाहिए, मतलब जो जनरेट कर रहे हैं कार्बन एमिशंस और जो बेसिकली सप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों ही जो है, दोनों को ही जो है एफर्ट्स लेने पड़ेंगे इस मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी के मुताबिक। इस स्ट्रैटेजी को जो है सेक्टर कपलिंग स्ट्रैटेजी नाम से जाना जाता है, सेक्टर कपलिंग अप्रोच से नाम जाना जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 के मुताबिक 2030 तक 2010 के कंपैरिजन में 45% रिडक्शन होना चाहिए कार्बन एमिशंस में, एंड दिस रिडक्शन eventually should make the carbon emissions net zero by 2050। रिमेंबर, ये सारे के सारे जो टारगेट्स हैं ये क्लाइमेट चेंज के लिए है कि हमारा जो जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा प्लैनेट है, उसका ओवरऑल टेम्परेचर जो है 2 डिग्री से ज्यादा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बट 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री तक आइडियली उसका टेम्परेचर कंट्रोल किया जाना चाहिए। ये सारा का सारा जो रैटिफिकेशन हुआ था फॉर नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड डिफरेंशिएटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ये पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। COP 21 में ये अडॉप्ट हुआ था भाई, रैटिफाई हुआ था भाई 196 पार्टीज, बेसिकली नेशन स्टेट्स। और इसी पेरिस एग्रीमेंट के एक फॉलोइंग इनिशिएटिव का नाम है रेड प्लस, विच इज बेसिकली reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries। रेड प्लस के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन घटाएंगे और रिलेटेड एक्टिविटीज जो है की नजर रखी जाएगी, राइट? इसका नाम रेड प्लस। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इंडिया और यूएस के बीच में एक्सपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशंस पे एक डील। इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी है विनय क्वात्रा, उन्होंने इस विजिट में यूएस के अंडर सेक्रेटरी फॉर स्टेट विक्टोरिया न्यूलैंड और अंडर सेक्रेटरी फॉर कॉमर्स एलन एस्टेवेस को वॉशिंगटन में उनके साथ मीटिंग करी ट्यूसडे, राइट? तो इन दोनों ने को चेयर किया था एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव को, इन पर्टिकुलर डील को इनॉग्रेट किया था। तो उस स्ट्रेटेजिक डायलॉग का नाम बताइए जो मेंशन्ड है इस पैसेज में। बायलैटरल ट्रेड इंडिया और यूएस के बीच में ऑब्वियसली प्रमोट करता है ये। तो बायलैटरल ट्रेड कितना, टारगेट कितना किया गया है? करंटली इट्स अबाउट $190 बिलियन। तो इसका टारगेट क्या रखा गया है? इसके लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स और जॉइंट डायलॉग्स इंडिया और यूएस के बीच में चल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, सालों से। ये जो करंट डायलॉग है, इसका मेंशन इस पैसेज में भी है। इट इंक्लूड्स a number of high technology partnerships, right? Including a deal to acquire jet engines from a US manufacturer, right? तो इस US मैन्युफैक्चरर का नाम बताइए। और इंडिया और यूएस के बीच में जैसे बताया बहुत सारे डील्स हुए हैं। तो 2 डील्स के बारे में क्वेश्चन है। 2022 में उन्होंने अनाउंस किया था रोड मैप फॉर एनहांस्ड कोलैबोरेशन इन हाई टेक्नोलॉजी एरियाज। तो उस इनिशिएटिव का नाम बताइए। और एक और इनिशिएटिव जो है रिसेंटली
लॉन्च किया गया, अनाउंस किया गया है, विच विल अलाउ इंडियन और अमेरिकन स्टार्टअप्स टू डेवलप एंड co-develop and co-produce advanced technologies including in areas of space, artificial intelligence. तो इस नए इनिशिएटिव का आंसर्स देखेंगे. द इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग, राइट, इज व्हाट वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली, जब विनय क्वात्रा जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो उन्होंने को चेयर किया था इस डायलॉग को. इंडिया और यूएस के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो करंटली $190 बिलियन है, उसको $500 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखा गया है दोनों कंट्रीज के बीच में. और ये जो डायलॉग है IUSSTD, इसके अंडर जो है इंडिया इज साइनिंग अ लॉट ऑफ पार्टनरशिप्स, और इनमें से एक पर्टिकुलर डील है विच इज टू एक्वायर जेट इंजन मैन्युफैक्चर्ड बाय जनरल इलेक्ट्रिक, द G414 इंजन. इंडिया और यूएस के बीच में 2022 में ICET और Initiative on Critical and Emerging Technologies was the initiative launched for collaborations in high technology areas. और इसी का एक follow-up initiative है which was launched recently called the INDUSX or India US Defense Acceleration System Ecosystem. INDUSX, इसके अंदर जो है स्टार्टअप्स, बोथ इंडिया और अमेरिकन स्टार्टअप्स को जो है इनका कोलैबोरेशन होगा टू co-produce and co-develop and co-produce advanced technologies basically, right, in even in terms of space AI. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. वेल, फैक्ट चेकिंग यूनिट क्रिएट करने के लिए आईटी के रूल्स में अमेंडमेंट पास किया गया था रिसेंटली. इनफैक्ट काफी ये न्यूज में भी आया है. और यूनियन गवर्नमेंट ने जो है इस पे एक डेडलाइन रखा था जिसको उन्होंने बोला है कि भाई जुलाई 10, 2023 तक हम इसका नोटिफिकेशन हम देंगे कि ये फैक्ट चेकिंग यूनिट का कॉम्पोजिशन क्या रहेगा. तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहले ये जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट करी, इन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करी, उन्होंने एक पेटिशन में अपना व्यू पॉइंट रखा. तो वो एक पेटिशन फाइल किया गया था बाय एन इंडियन पॉलिटिकल स्टायरिस्ट. उन्होंने इस आईटी रूल्स, आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2023, इस रूल्स के मुताबिक जो है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी एक फैक्ट चेकिंग यूनिट को, और जो भी वो उनके रिकमेंडेशंस होंगे इंटरमीडिएट्स हैव either follow them in order to get immunity, or if they don't choose to follow them, then they lose their immunity. मतलब कोर्ट्स में उनको चैलेंज किया जा सकता है इस बारे, और उन पे लायबिलिटी भी आ सकती है, राइट. तो कौन से पॉलिटिकल सटायरिस्ट थे जिन्होंने इसको चैलेंज किया था कोर्ट. और ये जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जाएगी, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो ये पिटिशन हियर कर रहा है. पैसेज में एक्स के नाम से इंस्टीट्यूशन मेंशन्ड भी है. और फाइनली आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है जिन्होंने ये आईटी अमेंडेड गाइडलाइंस जो है 2023 के अमेंडेड रूल्स प्रेजेंट किए थे. और फाइनली इसमें लगता है इंटरमीडिएरीज लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लाइक वेब होस्टिंग सर्विसेज, लाइक इवन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, इन सब इंटरमीडिएरीज को जो है एक तरह से लीगल इम्यूनिटी मिलती है कि भाई हम केवल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के जो यूजर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स और मे बी इवन कॉर्पोरेट्स और मे बी इवन बिजनेस एंटिटीज हैं, उनका जो कंटेंट है उसकी लायबिलिटी हम नहीं ले सकते, राइट. और ये इम्यूनिटी उनको दी गई, लीगल इम्यूनिटी दी गई. तो इस लीगल इम्यूनिटी को टेक्निकल टर्म के नाम से जाना जाता है. आंसर्स देखेंगे. कुणाल कामरा ने जो है पिटिशन फाइल किया था चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द आईटी अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2023. और ये जो फैक्ट चेकिंग यूनिट प्रपोज्ड है इस अमेंडमेंट के अंडर, अमेंडेड रूल्स के अंडर, ये जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB में खोला जाएगा. इस पिटिशन का जो केस है वो बॉम्बे हाईकोर्ट सुन रहा है. सुनवाई पिटिशन यहाँ हो रही है. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज राजीव चंद्रशेखर. और लीगल इम्यूनिटी जो दिया जाता है इंटरमीडिएट्स को, करंटली लीगल इम्यूनिटी दिया जाता है. इनफैक्ट अगर वो ये गाइडलाइंस फॉलो करते हैं तब भी उनको लीगल इम्यूनिटी मिलेगा, विच इज कॉल्ड सेफ हार्बर, राइट.
इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगला टॉपिक देखते हैं, कंट्रोलिंग द सर्ज ऑफ एयर फेयर्स, स्पेशली अभी जो रिसेंटली भुवनेश्वर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में नहीं था सॉरी, उस एक्सीडेंट के तहत जो है काफी सारे लोग जो है एयर ट्रैवल करने का यू नो द सर्च हो रहा है, राइट, काफी डिमांड बढ़ रहा है एयर ट्रैवल के लिए। तो इस सर्च को मद्देनजर नजर रखते हुए सेंटर में जो है इनफैक्ट मिनिस्ट्री है, राइट, विच इज अननेम्ड हियर, बट उस मिनिस्ट्री दैट ओवरसीज एयरलाइंस, उनको एक नोटिफिकेशन दिया कि भाई वो सेल्फ मॉनिटर करें फेयर्स को, राइट, क्योंकि ये कलामिटी का टाइम है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा बड़े हाई वैल्यू के फेयर्स ना डालें, राइट। एंड दिस कम्स इन द वेक ऑफ गो फर्स्ट फाइलिंग, कंपनी है गो फर्स्ट जो बैंक्रप्सी और जिन्होंने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फाइल कर दिए हैं और फ्लाइट्स भी सस्पेंड कर दिए हैं, राइट। सो इसके इस टाइम इस पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्लाइमेट के बीच में जो है ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने ऐसे नोटिफिकेशन, मिनिस्ट्री ने ऐसी नोटिफिकेशन जारी की। क्वेश्चन देखते हैं कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने गाइडलाइन दिया है। एंड नंबर 2, एक नई एयरलाइन कंपनी फॉर्म हुई थी लास्ट ईयर, 1 अगस्त 2022 में कमेंस भी किया उन्होंने कमर्शियल ऑपरेशंस ऑन वन पर्टिकुलर रूट, एंड विद दैट इट हैज बिकम द 8th एयरलाइन कंपनी, डोमेस्टिक एयरलाइन इन इंडिया। इस कंपनी का नाम बताइए। इस कंपनी को के जो ओनर है बहुत ही मशहूर इंडियन बिलियनर है, इन्वेस्टर है, उनका नाम बताइए, जो इनफैक्ट वो भी पिछले साल ही गुजर गए हैं। इस कंपनी के को फाउंडर ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट इशू किया विच सपोर्टेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन प्राइस गाउजिंग बाय एयरलाइंस, और ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, ये IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन, इस एसोसिएशन के एक समिट, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट होल्ड किया गया था। उस समिट में को फाउंडर ने जो है ये स्टेटमेंट जारी किया था, राइट। तो ये समिट जो है कौन से शहर में, कौन से सिटी में हो रहा है। आंसर्स देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इज द वन दैट रेगुलेट्स एयर ट्रैवल इन इंडिया, सिविल ट्रैवल, एयर ट्रैवल इन इंडिया। आकाशा एयर जो है अगस्त 2022 से जो है इंडिया में डोमेस्टिक ऑपरेशंस कमेंस कर चुका है। आकाशा एयर, उनके जो ओनर है राकेश झुनझुनवाला, काफी पॉपुलर इन्वेस्टर है, बिलियनर है, काफी मशहूर है फॉर picking up stakes in such small companies and then seeing these companies grow and his net worth also grow. इस स्टार्टअप में जो है राकेश झुनझुनवाला के अलावा जो है विनय दुबे भी एक को फाउंडर है, और ये जो विनय दुबे है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल सही है टू प्रिवेंट प्राइस गाउजिंग बाय अदर एयरलाइंस, राइट। और ये स्टेटमेंट उन्होंने IATA के वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट में किया, जो इस्तांबुल के शहर में करंटली होल्ड किया जा रहा है जून के महीने में। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे लिमिट्स। बेसिकली अभी तक यूपीआई ऑब्वियसली ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स, और काफी सारे एक्टिविटीज और काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है यूपीआई को अपने वेबसाइट्स पे, अपने मोबाइल एप्स पे एनेबल कर चुके हैं, राइट। 2021 में द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI ने जो है इन पे ट्रांजैक्शंस पे लिमिट्स डाले थे, सीलिंग्स डाले थे, राइट, सो दैट फ्रॉड इज नॉट हैपनिंग, सो दैट पेमेंट्स आर स्मूथ। बट पॉपुलर होने के मुताबिक वो प्रॉपर तरीके से जो है रेगुलेट हो जाए। तो एट प्रेजेंट अंडर दीज रूल्स यूजर्स कैन मेक हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस इन अ डे, राइट, और व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस टुगेदर इन पे, राइट। तो पहले दोनों क्वेश्चंस इस टॉपिक के वही है कि भाई कितने ट्रांजैक्शंस अलाउड है मैक्सिमम, और कितना वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस अलाउड है एक दिन। NPCI के मुताबिक जो यूपीआई के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको कितने कैटेगरीज में डाला गया है। इनफैक्ट नहीं, NPCI के मुताबिक कौन से कैटेगरीज ऑफ पेमेंट्स है, यूपीआई पेमेंट्स है, जिनको जो है अपर लिमिट दिया गया है, सीलिंग जो है उनकी बड़ी रखी गई है, क्योंकि इनका ट्रांजैक्शन एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू हायर है, राइट। तो ये कौन से कैटेगरीज है। यूपीआई के ट्रांजैक्शंस को एक्चुअली बाइफोर्केट किया जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेट किया जा सकता है दो कैटेगरीज में। उन दोनों ट्रांजैक्शन टाइप्स का नाम बताइए। और NPCI डेटा के मुताबिक 2022-23 में कितने फ्रॉडुलेंट
ट्रांजैक्शन थे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स? आंसर्स देखेंगे। एट प्रेजेंट किसी भी यूजर को 20 ट्रांजैक्शन अलाउड है एक दिन में, और इन टोटल जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं 20 के अंडर, उनका टोटल वैल्यू जो है 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है, राइट? करंटली क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, कैपिटल मार्केट में जैसे शेयर खरीद रहे हैं आप, या स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या अगर आप इंश्योरेंस खरीदते हैं या कोई यूटिलिटी का बिल पे करते हैं, तो क्योंकि इनका ट्रांजैक्शन वैल्यू थोड़ा सा बड़ा है, इन पे लिमिट भी, सीलिंग भी जो है 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए रखी गई है। यूपीआई के ट्रांजैक्शन को सेग्रीगेट किया जाता है स्टडी करते हुए कि भाई कौन से पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है और दूसरे कौन से पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन है। बेसिकली कोई यूजर एक रिटेल यूजर को अगर पेमेंट देता है तो उसको पीयर टू पीयर बोलते हैं, और अगर किसी कंपनी को देता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को देता है, तो उसको पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन बुलाया जाता है। और एक्चुअली इनमें the volume of transactions and the value of transaction, each transaction also varies, तो ऐसे स्टडी किया जाता है। और एनसीपीआई डेटा के मुताबिक जो है 2022-23 के फरवरी के महीने तक का डेटा है इनके पास, इसमें टोटल अमाउंट ऑफ फ्रॉड टू सेल्स का जो रेशियो है वो केवल 0.0015% है, विच इज एक्सट्रीमली लो, राइट? तो ये काफी शाबाशी देने वाली बात है। नेक्स्ट टॉपिक, ओपन एआई काफी पॉपुलर कंपनी है, उसके सीईओ जो है इंडिया के विजिट पे आए। 1 हफ्ते तक उन्होंने काफी सारे मीटिंग्स और समिट्स अटेंड किए इंडिया में, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उनकी मीटिंग हुई, राइट? तो क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक पे कि ओपन एआई के सीईओ जो आए थे उनका नाम बताइए। और ये जो ओपन एआई के सीईओ है ये एक पॉपुलर स्टार्टअप इनक्यूबेटर के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, राइट? तो इनफैक्ट करंटली प्रेसिडेंट है, काम भी कर चुके हैं उस कंपनी में। तो उस इनक्यूबेटर का नाम बताइए। ओपन एआई का एआई एनेबल्ड चैटबॉट प्रोडक्ट जो है काफी पॉपुलर है, राइट? उस प्रोडक्ट का नाम बताइए। ओपन एआई जो है कौन से साल में फाउंड हुआ था, एंड इसमें एज एन इनिशियल इन्वेस्टर कौन सी टेक कंपनी थी आई थी, और इनफैक्ट यू नो इस साल के स्टार्टिंग में उन्होंने अनाउंसमेंट भी दिया कि भाई उन्होंने एडिशनली बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं, तो $multi-billion इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है ओपन एआई के प्लेटफॉर्म में इन ऑर्डर टू ऑब्वियसली लेवरेज ओपन एआई इनटू देयर ओन ऑपरेशंस। तो इस कंपनी का नाम बताइए। और ओपन एआई का एक और जनरेटिव मॉडल है जो टेक्स्ट इनपुट से इमेजेस जनरेट करता है, तो इस जनरेटिव मॉडल का नाम बताइए। तो आंसर देखेंगे। सैम ऑल्टमन है ओपन एआई के सीईओ, जो करंटली वाई इनक्यूबेटर के प्रेसिडेंट भी है। ओपन एआई जो काफी मशहूर हुआ था दिसंबर के महीने से जब उन्होंने चैट जीपीटी लॉन्च किया था, इनफैक्ट अब तो GPT-3 और GPT-4 भी आ चुका है। ओपन एआई जो है 2015 में फाउंड हुआ था, वन ऑफ इट्स फाउंडर्स वाज आल्सो इलॉन मस्क, बट अब वो पीछे हट चुके हैं एक्चुअली। और ओपन एआई में मल्टीपल बिलियंस जो इन्वेस्ट कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट, राइट? बिल गेट्स का कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने काफी हेवीली बेट किया है ओपन एआई पे। और ओपन एआई का एक और जो काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है उसका नाम है डाल-ई, और डाल-ई जो है is a generative model that can with a text input it can create an image, right? और ऐसे मार्केट में काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट डाली का स्पेसिफिकली नाम लिया जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इट इज इट कम्स फ्रॉम द स्टेबल ऑफ ओपन एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, इनफैक्ट कि मिनिस्ट्री ने जो है, यूनियन मिनिस्ट्री ने जो है अनाउंसमेंट किया कि भाई, इनफैक्ट मिनिस्ट्री का नाम यहाँ मेंशन नहीं है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि नीट जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एग्जाम है और फाइनल ईयर एमबीबीएस का एग्जाम है जो डॉक्टर्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, उन एग्जाम्स की जगह अब एक नया एग्जाम लॉन्च कंडक्ट किया जाएगा, और ये जो एग्जाम 2024 के महीने से होल्ड किया जाएगा, राइट? तो इस पे क्वेश्चन देखेंगे कि इस नए एग्जाम का नाम क्या है, इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करेगा, एटलीस्ट लाइकली कौन है, मतलब यही एटलीस्ट नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। कौन सी मिनिस्ट्री ने ये अनाउंसमेंट करी कि भाई नीट पीजी की जगह नया एग्जाम होगा 2024 से।
और कौन से इंस्टीट्यूट को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया एज एन ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्टेन प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम्स, राइट। और ये एजेंसी जो है आईआईटी, जेई और सीयूईटी एंड मेनी अदर एग्जाम्स जो इंडिया के अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे कंडक्ट किए जाते हैं, वो उसका भार जो है इस एजेंसी पे सौंपा गया है। तो इस इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए और इस इंस्टीट्यूशन को अप्रूव, कैबिनेट अप्रूवल कौन से साल में मिला था, राइट। तो आंसर्स देखेंगे। द नेशनल एग्जिट एग्जाम और नेक्स्ट will be conducted from 2024 in place of the final year MBBS exams and the NEET PG exam. और ये जो नया एग्जाम है वो एम्स दिल्ली के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, इज लाइकली टू कंडक्ट वही है। अनाउंसमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने करी, और इनफैक्ट एक एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसको यूनियन कैबिनेट ने अपॉइंट किया एज एन ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्टेन्ड टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया के सारे एग्जाम्स को स्लोली एंड स्टेडीली टेक ओवर करेगा और कंडक्ट करेगा स्कूल। और एनटीए और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जो है अप्रूवल यूनियन कैबिनेट ने तो 2017 के नवंबर में किया था। और पिछले 5-6 साल में रैपिड प्रोग्रेस हुआ है, एनटीए ने काफी सारे एग्जाम स्मूथली कंडक्ट कर दिए हैं इस दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी अब ऑटो पायलट मोड पे आ चुकी है और इसकी ग्रोथ जो है 6.57% तक के रेंज में ग्रो करती रहेगी अगले 7 साल तक, 2030 तक, राइट, विदाउट एनी रिफॉर्म्स। और कुछ अगर इनिशियल असेसमेंट किया जाए तो उनके मुताबिक 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी 2022-23 में, इनफैक्ट उससे ज्यादा रहेगी उनके हिसाब से। क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया के करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का नाम बताइए, और इनको सीईए कब अपॉइंटमेंट इनका हुआ था, कौन से सीए है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो इवेंचुअली जाके प्रधानमंत्री बने इंडिया के। और एक और इनफैक्ट 4 ऐसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं जो आगे चल करके गवर्नर बने आरबीआई के। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इन प्रिपरेशन ऑफ विच पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आंसर देखेंगे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया के है अनंता नागेश्वरन, बी अनंता नागेश्वरन। इनको 2022 में अपॉइंटमेंट किया गया था इनका। मनमोहन सिंह भी जो है एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं इंडिया के, जो आगे चल करके ऑब्वियसली इंडिया के प्रधानमंत्री भी बने। रघुराम राजन इज वन ऑफ द 4 चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो आगे चल करके आरबीआई के गवर्नर बन पाए। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स, इनफैक्ट अगर आप बाकी नाम जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और रिसर्च लिंक आपको ये 4 बाकी के 3 नाम भी बता देगा, राइट। एनीवे, मूविंग ऑन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज इन द प्रिपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। और ये इकोनॉमिक सर्वे काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के बेसिस पे बजट और बजट के वेरियस एलोकेशन होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस उसके बेसिस पे, उसके स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पे लिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का जो पाइप्ड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रोजेक्ट है, अगर सरकार उस पर सजेस्ट हो पाए तो एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन ये 3.6 ट्रिलियन रुपीस का जो है एंटरप्राइज है, इट विल अवर्ट क्लोज टू 4 लाख डेथ्स ड्यू टू डायरिया, राइट। और ये मॉडलिंग स्टडी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट करी और जिसका रिपोर्ट बताता है ऐसी बात। और ये स्टडी जो है कमीशन करी गई थी जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ऑब्वियसली पहले दोनों क्वेश्चंस तो वही है कि भाई इस मिशन का नाम बताइए जो एम करता है कि भाई एक्सेस इंप्रूव किया जाए ड्रिंकिंग वाटर थ्रू पाइप्स फॉर ऑल हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया। तो इस मिशन का, इस प्रोजेक्ट का नाम बताइए। इस मिशन के मुताबिक 100% ऑफ ऑल हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज, रूरल इंडिया, उन पे 100% कवरेज कौन से साल तक टारगेट में रखा गया है। और ये जो स्टडी मैंने बताई जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा कमीशन, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट करी। करंटली 100% कवरेज की हम बात कर चुके हैं। करंटली कितने स्टेट्स हैं इंडिया के जो 100% कवरेज रिपोर्ट करते हैं। एंड फाइनली
जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके यूनियन मिनिस्टर का नाम बताइए। आंसर्स देखेंगे। इस मिशन का नाम है जल जीवन मिशन, राइट। और जल जीवन मिशन जो है चाहता है कि इंडिया के जितने भी रूरल इंडिया में जितने भी हाउस होल्ड है, हर हाउस होल्ड को पाइप्ड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर का जो सप्लाई है वो प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। और टारगेट है कि भाई 2024 तक 100% हाउस होल्ड्स को ये कवरेज मिल जाए। जो रिसेंट स्टडी जो कमीशन करी है जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, वो कंडक्ट करी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और उनके रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि भाई अगर ये जल जीवन मिशन अगर पूरी तरह रोल आउट हो जाए, 100% कवरेज मिल जाए, तो तकरीबन 4 लाख लोग जिनकी मौत होती है, जिनका क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर होता है ड्यू टू डायरिया, उनके जीवन 4 लाख लोगों का जीवन अफेक्ट हो जाएगा। करंटली इंडिया के 5 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी है जो 100% कवरेज बताते हैं ऑफ जल जीवन मिशन। ये 5 स्टेट है गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा और पंजाब। और 3 यूनियन टेरिटरीज भी है जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली एंड पुदुचेरी, राइट। तो ये 3 यूनियन टेरिटरी और 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो 100% कवरेज ऑलरेडी बताते हैं, और कुछ आई थिंक गिने चुने 3-4 स्टेट है जो 95% से ज्यादा कवरेज अभी रिपोर्ट करते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो मिनिस्टर है, कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर है, उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। इसी के साथ हम आखिरी टॉपिक पे आते हैं, जो मणिपुर में भी वायलेंस चल रहा है बिटवीन द कुकीज एंड द मेथीज, और काफी लोगों की मौत हो चुकी है, काफी इंजरीज भी हुए हैं, और काफी वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी भी हुआ है, राइट। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में जो है रिजॉल्व करने के लिए जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो उन्होंने एक पीस कमिटी, एक पीस पैनल बनाने का प्रस्ताव रखा। एंड ऑब्जेक्टिव वही है कि ये सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में रखेगी ये कमिटी। इस कमिटी के मेंबर्स होंगे वो, इस कमिटी में चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है, राइट। उनका नाम यहाँ पे ब्लैक्ड आउट है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू पॉइंट आउट हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। बट द आइडिया इज कि इन सब स्टेक होल्डर्स को एक कमिटी में इंक्लूड करके इस कमिटी के डिलिबरेशन होंगे पीस कमिटी के, और उनके जो रिकमेंडेशन होंगे उनको फॉलो किया जाए, राइट। तो दैट्स द आइडिया। बट इस प्रस्ताव को कुकीज ने कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने बोला भाई हम ये पैनल के में शामिल नहीं होंगे। काफी सारे इंडिविजुअल्स जिनको इस पैनल में रखा गया, उन्होंने आके बोला कि भाई हम नहीं इस पैनल में शामिल हो सकते, हमसे पूछे बिना हमें इस पैनल में रखा गया है, और हम इस पैनल के कॉम्पोजिशन को प्रोटेस्ट करते हैं, स्पेसिफिकली चीफ मिनिस्टर के इंक्लूड करके प्रोटेस्ट करते हैं। एनीवे, इस चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए, पहला क्वेश्चन तो यही है। दूसरा क्वेश्चन है कि इस जो पीस कमेटी बनाई गई है, इस पीस कमेटी को हेड कौन करता है, कौन सा पोस्ट है, और इस पोस्ट पे करंटली बैठने वाले पर्सन का नाम बताइए। पीस कमेटी जो अपॉइंट करी है यूनियन गवर्नमेंट ने अमित शाह के द्वारा, उस पीस कमेटी में कितने मेंबर्स हैं। फाइनली जो एथनिक वायलेंस की हम बात कर रहे हैं, जो कुकीज और मेतीस के बीच में छिड़ गया है, ये सब शुरू हुआ था एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च के साथ, राइट। और ये मार्च जो है मई के महीने में ऑर्गेनाइज हुआ था इन द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। तो ये किस डेट पे ये ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च मोर्चा जो है कब जारी किया गया। आंसर देखेंगे। एन बीरेन सिंह इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। ये मेती कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, और इसी वजह से इनका समर्थन इनके साथ नेगोशिएशंस और पीस डिस्कशंस में शामिल होने से कुकीज जो है आउटराइट उन्होंने बॉयकॉट कर दिया इस पीस प्रोसेस को। गवर्नर ऑफ मणिपुर इस पीस कमेटी को हेड करेंगे, राइट। और करंटली गवर्नर ऑफ मणिपुर इज अनुसुईया उइकी, और इस पीस कमेटी की जो हेड वो है, उस पीस कमेटी में तकरीबन 51 मेंबर्स हैं, राइट, फ्रॉम all sections, Kukis, Metis, other tribal communities, and even some cabinet ministers, legislative assembly के ministers और parliamentarians को भी include किया गया है
और ये सब की जो जड़ है वो थी ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च, जो मणिपुर में 3 मई को 2023 के 3 मई को ये मार्च मोर्चा जो है उठाया गया था। और इसी मोर्चे को लेकर के जो है प्रोटेस्ट पहले शुरू हुए और फिर प्रोटेस्ट धीरे धीरे वायलेंट हुए और अब ऑब्वियसली काफी सारा वायलेंस देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ इस हफ्ते के जीके जो है समाप्त हुई। आई होप आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिले, कुछ interesting questions भी जनरेट हुए। कीप वॉचिंग these videos for more and more topics for इसी टाइप के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये सारे के सारे क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्म में जो है हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है, राइट। तो वीकली जीके जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जनवरी 2023 से लेकर अभी तक, इनफैक्ट गोइंग ऑल द वे टिल द मंथ ऑफ दिसंबर, वो टेस्ट के फॉर्म में आप लोगों के साथ हम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहे हैं। ऑल यू नीड टू डू इज साइन अप ऑन आवर पोर्टल। और साइन अप करने का एक और इंसेंटिव मैं आपके सामने भी पेश कर रहा हूँ, विच इज कि हमारे हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज का पहला मॉक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। हमारे मॉक्स जो है काफी रिसर्च करके लेटेस्ट पैटर्न को अडॉप्ट करके बनाए गए हैं, राइट। रिसर्च इसलिए क्योंकि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आई है, टफ रहेंगे, क्लैट के डिफिकल्टी लेवल और पैटर्न के मुताबिक ही रहेंगे, बट टेस्ट देने के बाद आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, राइट। ऐसे वीडियो सॉल्यूशंस के फॉर्म में आपको अवेलेबल मिलेंगे और आप अपनी एनालिसिस भी बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। हमारे काफी कन्वीनियंट डैशबोर्ड हमने जो रखा है उसको यूज करके आप बड़े आराम से जान लेंगे कि भाई कहाँ मुझे अपना स्कोर इंप्रूव करना है, राइट। तो आई एम श्योर कि ये फ्री टेस्ट आपके काफी काम आएगा। आज ही अपना फ्री टेस्ट एक्सेस कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना फ्री मॉक क्लेम करें, राइट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। टिल आई सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।